हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो 9th और 11 दोनों में है। सेल्स सेल्स के बारे में, कोशिका के बारे में पिछले क्लास में भी हम लोग बातचीत किए थे ऑनलाइन माध्यम से, जो आर्यन सिंह पटेल इंटर कॉलेज तरफ से ये प्रसारित किया जा रहा है। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और जो भी किसी भी कॉलेज के बच्चे हों अगर इसको देखें, अच्छे से समझें, पढ़ें, ठीक है। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। कोशिका के बारे में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, हायर क्लास में पहुंच जाते हैं, इंटर के बच्चे भी कोशिका के बारे में अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते। तो आप लोग इसको देखिए, खूब अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि अगर कोई पूछ लिया कोशिका क्या है तो क्या बताएंगे। कोशिका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे शरीर की सबसे जो संरचनात्मक और फंक्शनल इकाई है, मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, वो कोशिका है। वो पूरे शरीर कोशिका से मिलकर बना है। छोटी छोटी अरबों खरबों कोशिकाएं जुड़ करके पूरे शरीर का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो शब्द आते हैं, एक कोशिका और दूसरा उत्तक, ठीक है। उत्तक के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले कोशिका के बारे में अच्छे से समझ लें कि कोशिका जो है क्या चीज़ है। ये आप देख लिए कि हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कोशिका के प्रकार, दो प्रकार हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है आप लोगों को बता चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक जो है सूक्ष्म जीवों में पाई जाती है, ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। और यूकैरियोटिक विकसित कोशिका है जो जंतुओं और पौधों में अलग अलग होती है, ठीक है, लेकिन है यूकैरियोटिक की ही श्रेणी में आते हैं। तो आपको हम बताए थे कोशिका में दो मुख्य भाग हैं, एक होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक, ठीक है। दो भाग होता है, इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं और उस कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये तो केंद्रक के बाहर का ये भाग है और ये जो है केंद्रक है, ठीक है। तो केंद्रक के अंदर भी केंद्रिका पाए जाते हैं और ये क्रोमैटिन के धागे पाए जाते हैं और तरल द्रव्य होता है जिसको केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। तो ये चीज़ें हम आप लोगों को हम पिछले ही क्लास में बता चुके हैं। यहाँ कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम आपको बात करेंगे एक एक कोशिकांग के बारे में, उनके कार्य के बारे में। सबसे पहले ये चीज़ें आपको, ये जो कवरिंग होती है, सबसे बाहरी कवरिंग, ये हम आपको बताए थे कि कोशिका कला होती है जंतुओं में। कोशिका कला, या इसको इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन ये जंतुओं की सबसे बाहरी कला है। पौधों में इसके बाहर एक और कला होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ये पौधों में पाई जाती है कोशिका भित्ति, ठीक है, जंतुओं में नहीं होती। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पौधों में सबसे बाहरी कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है। सेलुलोज क्या है वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट का ही जटिल अणु होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट की जो पॉलीसैकेराइड्स है वो सेलुलोज होता है, उसी की बनी होती है कोशिका भित्ति। ये हार्ड होती है, पौधों की कोशिका को कवरिंग करती है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सुरक्षा करती है, उसका आकार और आकृति निश्चित करती है, ठीक है। ये तो आप देख लिए। दूसरी बात एक और आपको इसमें समझना है कि ये पारगम्य होती है। पारगम्य, पारगम्य का मतलब ये होता है कि इसमें विलेय और विलायक दोनों पदार्थ इसके आर पार आ जा सकते हैं, उसको पारगम्य कहते हैं। जैसे कोई विलयन अगर किसी मेम्ब्रेन के आर पार अच्छे से पूरा आ जा सके तो उसको पारगम्य कहते हैं। तो कोशिका भित्ति पारगम्य है, मतलब परमिएबल है, इसको इंग्लिश में परमिएबल बोलते हैं, ठीक है, परमिएबल। और उसके बाद की जो मेम्ब्रेन है कोशिका कला, ये जंतुओं और पौधों में दोनों पाई जाती है। पौधों में इसके बाद होती है, जंतुओं में सबसे बाहर होती है, ठीक। और ये जो होती है सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम, अर्ध
पारगम्य, या इसको इंग्लिश में सेमी परमिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है कि इसमें से विलायक तो आ जा सकता है लेकिन विलेय के कण नहीं आ जा सकते। ये आपको याद रखना है कि कोशिका भित्ति परमिएबल होता है, विलेय और विलायक दोनों आ जा सकते हैं, लेकिन कोशिका कला जो है सेमी परमिएबल होता है, अर्ध पारगम्य होता है। इसमें से सभी चीज़ें नहीं जा सकते, वही चीज़ें इसके अंदर जा सकती हैं या अंदर से बाहर आ सकती हैं जो इस कोशिका के लिए आवश्यक हो। ठीक है, जरूरी हो। जैसे अगर हम स्नान करने गए और हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता है, तभी इसके आर पार पानी जा सकेगा। अगर ऐसा न होता तो पता चलता कि हम नहाने गए तो पूरा पानी शरीर में भर गया। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होती है, अर्धपारगम होती है। और ये बनी किसकी होती है, ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। 75 अंगस्ट्राम मोटी होती है, ये आपको याद रखना है। आपको किताब में मिलता होगा PLLP। PLLP का मतलब कि ये जो कोशिका कला की बाहरी और अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन की होती है और बीच में 2 स्तरीय लिपिड लेयर होता है। ठीक है, और इसकी जो मोटाई है 20 अंगस्ट्राम होती है, इसकी 20 अंगस्ट्राम है। ठीक है, और इन दोनों की मोटाई 35 अंगस्ट्राम है। तो ये आपको याद रखना है कि कोशिका कला की मोटाई टोटल कितनी है, 75 अंगस्ट्राम है, और ये किसकी बनी है, प्रोटीन और लिपिड से मिलके बनी है। कोशिका भित्ति किससे बनी है, कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट का जो जटिल अणु है सेलुलोज की बनी है। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें आप लोग देख लिए, कोशिका भित्ति और कोशिका कला। अब यहाँ पे बात आती है कि कोशिकांग कौन से हैं। कोशिकांग बहुत सारे कोशिकांग जंतुओं और पौधों में वही होते हैं, कुछ डिफरेंसेज हैं। तो हम लोग पहले जो दोनों में मिलते हैं और उनका आकार कैसा है, कार्य क्या है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको हम बताए थे कि कोशिका में जो कोशिका द्रव में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वो है अंतःप्रदव्य जालिका। ठीक है, अंतःप्रदव्य जालिका जो है ये सबसे बड़ा कोशिकांग है जो कोशिका भित्ति कला से लेके केंद्रक कला तक फैली होती है। यहाँ देखिए केंद्रक कला है, ये कोशिका कला है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फैली होती है ये, और ये कोशिका को सिकुड़ने से बचाती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। कोशिका सिकुड़ नहीं पाते, सपोर्ट करती है, तान के रखती है। और इसकी सतह 2 तरह की होती है। एक सतह के ऊपर छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, ये दाने किसके होते हैं, राइबोसोम्स के। राइबोसोम्स, जो राइबोसोम्स के दाने जो सतह पे उपस्थित हैं, इस प्रकार की सतह को क्या कहते हैं, RER। RER का मतलब है रफ अंतःप्रदव्य जालिका, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये तो आप देख लिए कि ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, अंतःप्रदव्य जालिका है, लेकिन इसके ऊपर अगर दाने हैं जिसकी सतह पे, तो वो रफ है, खुरदुरी सतह वाला है। और जहाँ पे ये दाने नहीं हैं उनको क्या बोलते हैं, SER। SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकनी सतह वाला अंतःप्रदव्य जालिका। चिकनी सतह वाला जो है ये क्या करता है, इसमें से एंजाइम्स का स्रावण होता है, ये स्रावित कोशिका होती है। और जहाँ पे ये दाने हैं वो क्या करती है, ये राइबोसोम्स के दाने हैं, तो राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं और ये स्रावी कोशिकाएं क्या करती है, एंजाइम्स और हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है राइबोसोम्स प्रोटीन का निर्माण कैसे करता है, ये तो आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि राइबोसोम्स प्रोटीन का निर्माण का मतलब कि वो सिर्फ जोड़ने का काम करता है। सेम उसी तरह से जैसे आप लोग सुनते होंगे कि ये मेरा मकान ये मिस्त्री बनाया है। ठीक है, तो मकान जो बनाया है मिस्त्री क्या किया है, सिर्फ जोड़ने का काम किया है, मटेरियल नहीं तैयार करता।
जैसे एक ईंट से एक ईंट जोड़ करके मसाला वगैरह आप दिए, सामान दिए, ईंट दिए, तो जोड़ करके मकान बना दिया, तो नाम हो गया कि मिस्त्री बनाया है, ठीक है। लेकिन जो उसका मटेरियल है वो मटेरियल कहीं और से आता है। उसी तरह से यहाँ पे राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है, आप लोग सुनते हैं, इसका मतलब ये होता है जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन में क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद इकाई में टूट जाती है, जिसको अमीनो अम्ल कहते हैं, ठीक। वो अमीनो अम्ल हमारे रुधिर में घूम रहा है, कोशिका के अंदर जाता है। यहाँ पे वो अमीनो अम्ल जो है, उस अमीनो अम्ल को बहुत सारे जो अमीनो अम्ल को, दो को आपस में, तीन को, कई अमीनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बंध बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम। मतलब एक तरह से बॉन्डिंग कर देता है और उस प्रकार की प्रोटीन का निर्माण हो जाता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। उसी तरह से जैसे आप दाल खा रहे हैं, दाल की प्रोटीन अलग है, लेकिन हमारा मसल्स बन रहा है उसकी प्रोटीन अलग है। तो सेम उसी तरह से होता है, जैसे आपका किसी का कोई नाम है, उसमें ए बी सी डी ये सभी अक्षर हैं, लेकिन अगर इन्हीं को अलग अलग तोड़ दिया जाए, सब अलग अलग हो जाए, ए बी सी डी सब अलग अलग हो जाए, और इनको फिर से ले करके कोई क्या कर दिया जाए, बॉन्डिंग कर दिया जाए, अलग क्रम में बॉन्डिंग कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, एक अलग नाम बन जाएगा। उसी तरह से ये राइबोसोम करता है, अलग अलग अमीनो अम्ल के बीच में क्या करता है, अलग क्रम में पेप्टाइड बंध का निर्माण करता है, जिससे अलग प्रकार की प्रोटीन बन जाती है। तो उसीलिए इसको बोला जाता है कि प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है, ठीक है, या प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये चीज़ें थी, आप लोग देख लिए। अब हम लोग इसमें और जो कोशिकांग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग देखेंगे द्विस्तरीय मेम्ब्रेन होता है। इसको अगर हम अलग से फिगर लेंगे तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के दो कवर होते हैं। अंदर वाला जो कवर है ये इस तरह से इनवर्जिनेट होता है, ठीक है, इनवर्जिनेट करके इस तरह से बनता है। तो ये अंदर वाली जो इनवर्जिनेट कवर है, इसी के ऊपर एक छोटे छोटे रैकेट के बॉल के समान कण पाए जाते हैं, इस तरह से, ठीक है, रैकेट के बॉल के समान इस तरह से कण पाए जाते हैं, जिनको F1 पार्टिकल्स बोलते हैं, F1 पार्टिकल्स, ठीक है। F1 पार्टिकल पर ऑक्सीसोम्स नामक क्या होता है, ये ऑक्सीसोम्स जो F1 पार्टिकल पे ऑक्सीसोम्स है, इसमें कार्बोक्सिली इसमें बहुत सारे एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। इन एंजाइम्स का काम क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेज नामक एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, जो क्या करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लेकर के ये उसका बर्न होता है और यहीं पे एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। एटीपी क्या है, आप लोग जानते हैं, हमारी कोशिका का ऊर्जा का सिक्का है। ऊर्जा का सिक्का का मतलब कि हमारी जो शरीर की समस्त कोशिका है ऊर्जा किस रूप में लेती है, एटीपी के रूप में लेती है। और एटीपी का निर्माण कहाँ पे होता है, F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स में। और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस आप सेल्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। पूरी कोशिका के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उसका करीब 60% जो एंजाइम्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे एंजाइम जो है क्रेब्स साइकिल एक चक्र होता है जो 8 स्टेप में है, उस क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आप लोग जानते रहिए कि जो कोशिकांग हैं, दो कोशिकांग के बारे में हम लोग देखें, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब तीसरा जो कोशिकांग है वो आप लोग जानते हैं गाल्गी बॉडी। गाल्गी बॉडी इस तरह से होता है, गाल्गी बॉडी, ठीक है। गाल्गी बॉडीज का काम क्या होता है, ये भी स्रावी कोशिकाएं हैं जो बहुत सारे पुटिकाओं का स्रावण करते हैं जो एंजाइम से भरी होती हैं। इन्हीं में कुछ कोशिकाएं ये होती हैं जिनको लाइसोसोम्स कहते हैं, ठीक है, लाइसोसोम्स।
लाइसोसोम से क्या होता है, एंजाइम से भरी हुई ये मेम्ब्रेन, एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है कवर, इसमें अंदर एंजाइम से भरी होती है, जो क्या करता है, जो भी कोशिका का जो भी आर्गन डेथ होता है या वेस्ट मटेरियल होता है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, पचाते हैं और उसकी ऊर्जा को इन कोशिका के अंदर आर्गन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन किसी किसी कंडीशंस में ये मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाती है और इसके जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम से बाहर निकलते हैं और स्वस्थ आर्गन को गलाने लगते हैं, पचाने लगते हैं। उस कंडीशन में इसको सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग 3 आर्गन देख लिए, एक गाल्गी बॉडी, एक माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदव जालिका, राइबोसोम्स, लाइसोसोम। इन सब के बारे में जो कोशिकांग हैं, कोशिका द्रव में उपस्थित हैं, इनके कार्य क्या है आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग स्टेप बाय स्टेप सभी अंग के बारे में अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग किसी भी किताब से, चाहे 9th की हो चाहे 11th की हो, उसमें कोशिका चैप्टर खोलिए और कोशिका के बारे में, ये आर्गन के बारे में आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, चाहे वो कोशिका कला हो, कोशिका भित्ति हो, चाहे ये आर्गन्स हो, केंद्रक हो, सब के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और जो भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कहीं से भी किसी भी विद्यालय से जुड़े हों, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आप लोग ऑनलाइन यहाँ पे जो क्लास चल रहा है इसमें कमेंट करिए और आर्यन सिंह पटेल इंटर कॉलेज की तरफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व किया जाएगा। आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए।